हेलो एवरीवन, अब हम स्टार्ट करने जा रहे बच्चों हमारा फर्स्ट टॉपिक दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके। हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था बच्चों कि टैक्स का मीनिंग क्या होता है, टैक्स इंडिया में आया कहाँ से और ईयर बाय ईयर उसके क्या चेंजेस हुए और उसके क्या रिफॉर्म्स हुए। ठीक है, सो आप यहाँ पे बच्चों देख सकते हो इंडिया में टैक्स कौन से जमाने से लूप में आया। मौर्य अंपायर के जमाने से, जब हमारे चाणक्य जी थे। ठीक है, तो उनके जमाने में एक मिनिस्टर था, उसका नाम क्या था, कौटिल्य। उन्होंने अपने बुक में मेंशन किया था, उनका बुक का नाम क्या था, अर्थशास्त्र ऑन टैक्सेशन। उन्होंने कब लिखा था, 327 बीसी में। मतलब ये जो टैक्स का जो बच्चों कॉन्सेप्ट है ना, इंडिया में तब से चला आ रहा है। बट ब्रिटिश के टाइम पे कुछ ज्यादा ही फेमस हो गया, दैट इज हम कह सकते हैं मॉडर्न टाइम्स। और मॉडर्न टाइम्स में कब से आया, जब सर जेम्स विल्सन इंडिया आए। उन्होंने टैक्स को इंप्लीमेंट किया कौन से ईयर में, 1860 में। फिर बाद में लेटर ऑन तो हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया ही है कि कैसे ईयर बाय ईयर हमारे टैक्स रिफॉर्म होते गए। ठीक है, अब टैक्स का बच्चों मीनिंग क्या हो रहा है, जैसे मैंने पहले भी कहा है, टैक्स बच्चों क्या होता है, इट इज एन अमाउंट which is payable to the government। ठीक है, which is payable to the government for the benefit of पब्लिक सर्विस। तो जितने भी अपने देश में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं या जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कहाँ से होते हैं, टैक्स के पैसे से होते हैं। और टैक्स पे कौन करता है, हम ही पे करते हैं। तो अगर हम टाइम पे टैक्स या प्रॉपर टैक्स नहीं पे करेंगे तो क्या गवर्नमेंट के पास पैसे आएंगे? जब गवर्नमेंट के पास पैसे आएंगे ही नहीं तो वो कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर करेगा, कैसे वो अलग अलग प्रोवाइड करेगा फैसिलिटी गरीबों को या मिडिल क्लास या हायर क्लास को। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सी बात है, आप इनकम अर्न कीजिए और टाइम टू टाइम टैक्स पे कीजिए। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे भी लिखा गया है इन अदर वर्ड्स गवर्नमेंट इज टेकिंग टैक्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मेंशन भी किया गया है नोट्स में, आप देख सकते हो नोट्स में भी। इन अदर वर्ड्स गवर्नमेंट इज टेकिंग टैक्स फ्रॉम द पब्लिक through its one hand and to another hand it incurs welfare expenditure for public at large। तो बच्चों गवर्नमेंट आपसे पैसे कलेक्ट कर रहा है, मौज मस्ती के लिए नहीं, आपको वापस वो देंगे बट अलग अलग फैसिलिटी के तौर पे। ठीक है बच्चों, और आगे क्या लिखा है, टैक्स आर कंपल्सरी और एनफोर्स कंट्रीब्यूशन टू द गवर्नमेंट रेवेन्यू बाय पब्लिक। ठीक है, जब सरकार के पास पैसे ही नहीं होंगे तो सरकार कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, बिकॉज एट द एंड कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, पैसा। और पैसा कैसे आएगा गवर्नमेंट के पास, टैक्स के फॉर्म से। ठीक है बच्चों, अब हम क्या पढ़ेंगे पता है क्या, कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो याद रखना बच्चों, यहाँ पे 1 मार्क का तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रेडी हो गया कि इंडिया में टैक्स कितने टाइप के हैं। तो आंसर क्या होगा, 2 टाइप, एक है आपका डायरेक्ट, एक है आपका इनडायरेक्ट। 1 मार्क का तुम्हारा एमसीक्यू रेडी हो गया। ठीक है, अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। क्लियर बच्चों, तो ये रहा हमारा पहला पॉइंट बच्चों कि डायरेक्ट टैक्स बच्चों क्या होता है, इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन द सेम पर्सन। तो अगर मैंने इनकम अर्न किया है और मेरा इनकम अगर किसी पर्टिकुलर रेंज के अबाव जा रहा है ना, तो वो वहां पे मुझे क्या पे करना होगा, टैक्स। विच मीन्स डीटी का मीनिंग क्या हो गया कि वो सेम पर्सन पे फॉल करता है बर्डन। अगर मेरा इनकम अबाव है तो इनडायरेक्टली मेरे को तो टैक्स पे करने को आएगा ही आएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स, जहां पे किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। बट इनडायरेक्ट टैक्स बच्चों क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा भी है,
इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन टू डिफरेंट पर्सन। वहां पे क्या था बच्चों, सेम पर्सन। इंडायरेक्ट टैक्स में क्या है, डिफरेंट पर्सन। तो अगेन यहाँ पे तुम्हारा 1 मार्क का तुम्हारा एमसीक्यू रेडी हो गया कि डायरेक्ट टैक्स में पर्सन कितने होते हैं, सेम पर्सन होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में 2 या उससे ज्यादा डिफरेंट पर्सन होते हैं। सर ये कैसे होगा? अब देखो, मान लो आपको भी पता होगा, लाइव एग्जांपल के तौर पे, अगर हम कोई मोबाइल फोन परचेस करने जाते हैं, ठीक है, अगर मोबाइल फोन कितने का है, सपोज मान लो 20,000 का, तो सिंपल सी बात है, वो 20,000 पे हमें क्या पे करना होता है, जीएसटी 18% के हिसाब से। तो वो जो 18% का जो अमाउंट है, वो जो शॉपकीपर है वो किससे कलेक्ट करता है, हमारे से, बराबर है। तो मतलब उसने 20,000 का मोबाइल बेचा, बट 20 प्लस टैक्स का पैसा भी उसने हमसे कलेक्ट किया। किसने? शॉपकीपर ने। तो वो क्या करेगा, जो उसका कॉस्ट प्राइस है मोबाइल का 20,000, वो अपने पॉकेट में रखेगा, और जो टैक्स का पैसा जो उसने अपने से कलेक्ट किया है वो किसको पे करेगा, गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 डिफरेंट पर्सन हो गए ना, आप भी हो गए और गवर्नमेंट भी हो गया। समझा भी बच्चों? तो डीटी का मतलब क्या होता है, जहां पे बर्डन सिर्फ आप पे आएगा और किसी पे नहीं आएगा। बट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, बर्डन हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। क्लियर बच्चों? सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे, एसएससी। सर ये एसएससी क्या होता है, इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, बहुत ही सिंपल मीनिंग है, बट ध्यान रखना एसएससी मतलब कौन, हम लोग ही, ठीक है। तो एसएससी हिमसेल्फ बियर्स सच टैक्स। तो अगर मेरा इनकम अबव है, तो जो भी टैक्स का जो पैसा आएगा वो मैं ही खुद पे करूंगा, मैं किसी पे बर्डन ट्रांसफर नहीं करूंगा। इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स। बट इनडायरेक्ट टैक्स पे बच्चों क्या होता है, टैक्स इज रिकवर फ्रॉम द एसएससी हु passes such burden to another person। तो जब शॉपकीपर ने जब हमको मोबाइल बेचा, उसने क्या किया, टैक्स का पैसा जो उसको गवर्नमेंट को पे करना था, उसने क्या किया, अपने से कलेक्ट किया। इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। समझा बच्चों? एग्जांपल याद रखना, ये एक शॉपकीपर है, उसने मोबाइल बेचा अपने को कितने का, 20,000 का। तो वो सिर्फ 20,000 अपने से कलेक्ट करेगा क्या, नहीं, वो क्या करेगा, 20,000 प्लस जीएसटी का पैसा। तो 20,000 वो अपने पॉकेट में रखेगा, और जो टैक्स का पैसा जो उसने कस्टमर से कलेक्ट किया है वो किसको पे करेगा, गवर्नमेंट को। इसलिए डायरेक्ट टैक्स में बर्डन किस पे होता है, सेम पर्सन। बट इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन क्या होता है, शिफ्ट होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है बच्चों? थर्ड पॉइंट, एग्जाम्पल क्या है, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स में, और इनडायरेक्ट टैक्स में एग्जाम्पल क्या है हमारा, जीएसटी हो गया या कोई कस्टम ड्यूटी हो गया। और बच्चों जीएसटी का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट टैक्स में टैक्स कहां पे चार्ज होता है, इनकम पे। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स में टैक्स कहां से होता है कैलकुलेट, इनकम पे। जैसा आपका इनकम होगा वैसा आपका टैक्स कैलकुलेशन होगा। बट इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स कैसे होता है, बेसिकली गुड्स एंड सर्विस को लेके, जैसा आपका गुड्स होगा वैसा आपका टैक्स होगा। समझा भी? तो इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स में इनकम या टैक्स लायबिलिटी इज कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, एंड इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स टैक्स इज कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों क्या लिखा है सर, डायरेक्ट टैक्स बच्चों क्या है, प्रोग्रेसिव इन नेचर है, और इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव इन नेचर है। सर ये इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, आगे ना, डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या होता है, इन नेचर प्रोग्रेसिव, मतलब जैसा इनकम वैसा टैक्स लायबिलिटी आएगा। फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर मेरा इनकम 10 लाख है, सपोज है नहीं, पर सपोज मान लेते हैं कि अगर मेरा इनकम 10 लाख है पूरे ईयर का, तो जो भी टैक्स लायबिलिटी आएगा वो कौन बेसिस आएगा, 10 लाख के हिसाब से। ठीक है, अगर मेरा इनकम अगर 20 लाख है, अगर मेरे फ्रेंड का इनकम कितना है, 20 लाख है, तो जो भी टैक्स लायबिलिटी आएगा कैसे आएगा, 20 लाख के अकॉर्डिंग आएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव इन नेचर कहते हैं। बट इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स में नेचर क्या होता है बच्चों, रिग्रेसिव, विच मीन्स अगर मैं भी अगर कोई मोबाइल परचेस करूँ 20,000 का, तो मुझे भी सेम टैक्स पे करना होगा। अगर मुकेश अंबानी भी अगर वही मोबाइल परचेस करेगा तो उसको भी सेम टैक्स पे करने को आएगा।
इसको हम क्या कहते हैं, रिग्रेसिव इन नेचर। बट इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स में अगर मेरा इनकम 10 लाख है तो जो टैक्स लायबिलिटी आएगा वो कौन से इनकम पे आएगा, 10 लाख के हिसाब से। बट मुकेश अंबानी का जो इनकम है उसको जो टैक्स लायबिलिटी आएगा वो कैसे आएगा, उसके इनकम पे, बिकॉज यहाँ पे इनकम टू इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है कहाँ पे, डायरेक्ट टैक्स में। बट इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स में सबके लिए क्या होता है, कॉमन होता है। अगर मैं हूं या कोई मुकेश अंबानी होने दो या सचिन तेंदुलकर होने दो, अगर वो प्रोडक्ट परचेस कर रहा है तो जो भी टैक्स स्ट्रक्चर होगा जीएसटी को लेके वो तीनों के लिए क्या होगा, कॉमन होगा। ठीक है बच्चों, ये हमने क्या कवर किया, डिस्टिंग्विश किसके बीच में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में। ठीक है, एक और बार रिवाइज करते हैं फटाफट। ठीक है, सो अगेन पहला पॉइंट बच्चों क्या लिखा है, डायरेक्ट टैक्स में जो भी इंसिडेंस है या जो भी इंपैक्ट किस पे होता है, सेम पर्सन पे होता है। और इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स में जो भी इंसिडेंस होता है, जो भी इंपैक्ट होता है वो क्या होता है, टू या उससे ज्यादा डिफरेंट पर्सन पे होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, डायरेक्ट टैक्स में टैक्स कौन झेलता है, हम खुद झेलते हैं। बट इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स में हम क्या करते हैं, टैक्स का बर्डन शिफ्ट करते हैं या ट्रांसफर करते हैं। थर्ड पॉइंट, डायरेक्ट टैक्स में टैक्स कहां पे होता है कैलकुलेट, इनकम बेसिस। और इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स कैसे होता है कैलकुलेट, गुड्स एंड सर्विस। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इनकम टैक्स। और इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स में हमारा एग्जाम्पल क्या होगा, जीएसटी और कस्टम ड्यूटी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्ट टैक्स बच्चों क्या है, प्रोग्रेसिव इन नेचर है, मतलब जैसा इनकम वैसा टैक्स लायबिलिटी आएगा। अगर मेरा इनकम 10 लाख है तो जो भी टैक्स कैलकुलेशन होगा वो कैसे होगा, 10 लाख के अकॉर्डिंग। अगर सचिन तेंदुलकर इनकम इतना है 1 CR है तो जो भी टैक्स लायबिलिटी होगा वो 1 CR के बेसिस पे होगा। इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स। तो जैसा इनकम वैसा टैक्स कैलकुलेशन। बट इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होगा, वो जो स्ट्रक्चर होगा टैक्स वाला पार्ट वो सबके लिए क्या होगा, सेम होगा। अगर मैं एक मोबाइल परचेस कर रहा हूं कितने का, 20,000 का, उस पर टैक्स कितना आ रहा है, 18%। और वही सेम मोबाइल अगर आमिर खान परचेस करेगा तो उसको भी सेम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई बाइफिकेशन नहीं है, नहीं कि राहुल सर है तो टैक्स थोड़ा कम लगा दो, अरे आमिर खान है आइला टैक्स आई लगा दो, ऐसा कुछ नहीं होता इनडायरेक्ट टैक्स में। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, पता है क्या कि टैक्स का जो पार्ट है वो हमारे संविधान में कैसे लिखा गया है, दैट इज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें ये भी पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हियर वी स्टार्ट। तो बच्चों अब संविधान में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टैक्स को लेके क्या क्या बातें लिखी गई है ये भी हमें जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में टैक्स को लेके क्या क्या गया है वो देखते हैं अभी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, ये बात सही है। और उसके जो पिरेमल है मतलब एक डॉक्यूमेंट्री कितने टैक्स को लेके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो देयर आर 22 पार्ट्स, 444 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर कोई बच्चा यूपीएससी का पढ़ाई कर रहा है इसको ये आ सकता है। और बाकी जो कोर्स जहाँ पे टैक्स एप्लीकेबल है उनको भी ये याद में रखना है। ठीक है, क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन में टैक्स को लेके कितने कंटेंट हैं, कितने पार्ट हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। इट कंसिस्ट ऑफ क्या, पेरेमल मतलब कितने डॉक्यूमेंटेशन को लेके कितने हैं, टोटल 22 पार्ट्स, 444 आर्टिकल एंड 12 शेड्यूल। ठीक है, और आगे क्या लिखा है, एनी टैक्स लॉ विच इज नॉट इन कॉन्फर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज अल्ट्रा वायरेस। तो अगर कोई टैक्स अगर अगेंस्ट जा रहा है जो संविधान में नहीं लिखा गया है वो क्या हो जाएगा, कैंसल, दैट इज वॉइड, या हम कह सकते हैं इलीगल। सर
ये तो बात समझ में आ गया कि जो संविधान में जो टैक्स के बारे में जो लिखा है, अगर हमने उसको फॉलो नहीं किया वो क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। बट आपने ये क्या लिखा है, वॉइड, ये क्या लिखा है, इलीगल भी समझ में आता है मीनिंग क्या होता है। ये वॉइड क्या होता है, तो बच्चों ये वॉइड का जो सेंटेंस है ना, ये कहाँ पे लिखा गया, हमारे लॉ के टर्म्स में, ठीक है। तो कैंसल को लॉ के टर्म्स में हम बेसिकली क्या कहते हैं, वॉइड। क्लियर बच्चों। अब आगे क्या लिखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आर्टिकल 265 क्या कहता है अपना संविधान में, क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन दैट नो टैक्स शैल बी levied or collected except by the authority of law. It means tax proposed to be levied must be within the legislative competence of the legislature imposing the tax. मतलब सरकार के अलावा या कोई ऐसा अथॉरिटी पर्सन जिसको सरकार ने दिया कि आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो हमारे बिहाफ में, बट इसके अलावा किसी और ने टैक्स कलेक्ट किया या चार्ज किया, वो क्या हो जाएगा, कैंसल। तो मान लो एग्जाम्पल कि अगर मैं बोलूं कि राहुल सर ने ऐलान कर दिया कि मुझे टैक्स चाहिए, तो क्या आप टैक्स पे करोगे, बोलोगे ये क्या हो गया, भांग खा के आए हो क्या सर, आप कैसे टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। तो मैं टैक्स कलेक्ट बच्चों नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, कहां पे लिखा है, आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा गया है, समझे। इसलिए सरकार अपने से पैसे क्यों कलेक्ट करती है, आर्टिकल में लिखा गया, हमारे संविधान में लिखा गया है, समझे। तो सरकार के अलावा या कोई ऐसा अथॉरिटी के अलावा अगर कोई टैक्स कलेक्ट करेगा हमसे, तो हम उसके लिए एलिजिबल नहीं है, समझे बच्चों। क्यों नहीं एलिजिबल है, बिकॉज आर्टिकल 265 में उसको मेंशन किया गया है, ठीक है।